नमस्कार दोस्तों, मैं अजय दसमाना आज सुना रहा हूँ अपनी लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है तू चुप क्यों है मन्नू। और कहानी इस तरह से है। अपने ऑफिस जाने के लिए रूही अपने फ्लैट से पैदल ही दिल्ली के आनंद विहार मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रही थी। आनंद विहार मेट्रो स्टेशन रूही के फ्लैट से लगभग 300 मीटर की दूरी पर था। रूही का ऑफिस कनॉट प्लेस में है और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है। लगभग 10 मिनट में वह मेट्रो स्टेशन के अंदर कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाली मेट्रो के प्लेटफॉर्म में पहुंच गई। उसने अपनी कलाई पर लगी घड़ी में देखा तो सुबह के 9 बज चुके थे। फिर उसने अपने दाएं हाथ की उंगलियों से अपने माथे पर पसरी अपनी जुल्फों को हटाया। तब तक कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाली मेट्रो प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई थी। अपने कंधे पर लटके बैग को अपने एक हाथ से संभालते हुए वह मेट्रो के अंदर चली गई। सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच ऑफिस जाने वालों के कारण मेट्रो खचाखच भरी रहती है। रूही ने सीट पर बैठे लोगों की तरफ नजर दौड़ाई। महिलाओं के लिए आरक्षित अधिकांश सीटों पर पुरुष बैठे थे, जबकि कुछ महिलाएं खड़े खड़े सफर कर रही थी। तभी रूही की नज़र महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर बैठे एक शख्स पर ठहर गई। वो शख्स अपनी जांघों में लैपटॉप खोलकर बैठा था। उसकी अंगुलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। रूही ने देखा एक महिला उस शख्स के करीब आई और उस शख्स से बोली, ओए भाई साहब, खड़े होइए, आप महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर बैठे हैं। वह महिला उस शख्स को घूर रही थी, पर वो शख्स उस महिला को अनसुना कर एकदम शांतचित्त होकर लैपटॉप के कीबोर्ड पर अपनी अंगुलियां चला रहा था। फिर उस महिला ने गरजते हुए उस शख्स से कहा, ओए भाई साहब। पर उस शख्स पर महिला की गर्जना का कोई असर नहीं हुआ। थक हार कर वह महिला शांत हो गई और वो उस शख्स की तरफ पीट कर खड़ी हो गई। रूही को ऐसा लग रहा था कि वो शख्स उसके लिए जाना पहचाना है। वह उस शख्स को गौर से देख रही थी। अब उस शख्स ने लैपटॉप अपने बैग में रख दिया था और वो नजरें झुकाए बैठा था। रूही ने उस शख्स को एक बार फिर से देखा तो उसके मस्तिष्क में एक चेहरा कौंधा और उसने मन ही मन कहा, ओह, ये तो मन्नू है, उसका बीएससी का क्लासमेट। हाँ, वही चुलबुला शरारती मस्तीखोर महेंद्र राजन बलदेव अधिकारी। रूही उसके बड़े नाम की वजह से अक्सर उसे शताब्दी एक्सप्रेस मन्नू कहकर पुकारती। महेंद्र के कुछ दोस्त उसे मन्नू तो कुछ जंबो कहकर पुकारते। रूही पुरानी यादों को कुरेदी रही थी कि कनॉट प्लेस के मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मेट्रो रुक गई। रूही ने एक बार फिर उस शख्स की तरफ देखा। वो भी सीट से उठकर मेट्रो से उतरने के लिए गेट की तरफ जा रहा था। वह शख्स लगभग 5 फुट 8 इंच लंबा, गोरा चिट्टा नौजवान था। उसके कंधे चौड़े थे और उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी। उसे देखकर रूही ने मन ही मन कहा, हाँ, ये मन्नू ही है। भले ही आज 10 साल बाद दिख रहा है, पर मैं कैसे भूल सकती हूँ मन्नू को। मन्नू जैसा दिख रहा वो शख्स मेट्रो से उतरकर मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर तेज तेज कदमों से चल रहा था। रूही भी उसके पीछे पीछे भागते हुए जा रही थी। रूही ने उस शख्स को आवाज़ दी, मन्नू। पर उस शख्स पर रूही की आवाज़ का कोई असर नहीं हुआ। रूही ने उसे फिर जोर से आवाज़ दी, ओए महेंद्र राजन बलदेव अधिकारी। अब भी उस शख्स पर रूही की आवाज़ का कोई असर नहीं हुआ। वो शख्स तेज तेज कदमों से मेट्रो स्टेशन से बाहर की तरफ बढ़ रहा था। रूही ने आखिरी बार प्रयास किया और वो जोर से बोली, ओए शताब्दी एक्सप्रेस मन्नू। अब वो शख्स मेट्रो स्टेशन से बाहर पहुंच चुका था और उसकी नज़रों से ओझल हो गया था। रूही थक हार कर वहां एक खंबे में पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। उसने सोचा कहीं उसे उस शख्स के मन्नू होने का भ्रम तो नहीं हो गया। पर ऐसे कैसे हो सकता है कि मन्नू उसकी आवाज़ सुनी और रुके नहीं। फिर उसने अपने आप को समझाया कि हो सकता है कि लोगों के शोरगुल के बीच उसकी आवाज़ मन्नू तक नहीं पहुंची हो। वो कुछ देर तक खंबे पर पीठ टिकाए खड़ी रही। फिर वह धीरे धीरे चलकर मेट्रो स्टेशन से बाहर चौराहे पर पहुंची। वहां से 300 मीटर की दूरी पर उसका ऑफिस था। वह फुटपाथ पर धीरे धीरे चलते हुए अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी। फुटपाथ के एक किनारे पत्र पत्रिका बेचने वालों के स्टॉल लगे थे।
रूही उन स्टॉल से होकर गुजर रही थी कि उसकी नज़र स्टॉल में टकी एक अंग्रेजी मासिक पत्रिका पर पड़ी। पत्रिका का आवरण काफ़ी आकर्षक था। रूही के कदम ठिठक गए। उसने स्टॉल वाले से पत्रिका दिखाने को कहा। स्टॉल वाले ने पत्रिका रूही के हाथ में थमा दी। पत्रिका का नाम था डे आफ्टर। रूही ने पत्रिका के पन्नों को पलटा। पत्रिका साइंस फैंटेसी पर आधारित थी। उसमें आने वाले दिनों में विज्ञान के आविष्कार और विज्ञान की रोचक घटनाएं थी। रूही को ऐसी किताब और पत्रिका पढ़ने का बड़ा शौक था, इसलिए उसने वो पत्रिका खरीद ली। अपने ऑफिस में पहुंचकर वह सीधे अपनी कैबिन में जाकर कुर्सी में बैठ गई। कुर्सी पर सिर टिकाए उसने अपनी पलकें मूंद ली। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसकी पलकें बंद थी और उसके मुंह से निकला मन्नू। फिर उसने झटके से अपनी पलकें खोली। उसका गला सूख रहा था। उसने टेबल पर रखी पानी की बोतल से 2 घूंट पानी के गटक दिए। फिर वह पत्रिका डे आफ्टर के पन्ने पलटने लगी। उसने पत्रिका के आवरण को बड़े गौर से देखा तो आवरण पृष्ठ के सबसे नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, डिजाइन्ड बाय मन्नू। उसने फिर से पत्रिका के पन्ने पलटे। उसने देखा कि पत्रिका में विज्ञान से संबंधित लेख, कविता और कहानी के चित्र मन्नू ने डिजाइन किए हुए हैं। उसने देखा कि पत्रिका के प्रकाशन का पता 2 बंसल प्लाजा, कनॉट प्लेस लिखा है। वो सोचने लगी, 2 बंसल प्लाजा तो उसके ऑफिस के पीछे वाली बिल्डिंग है। ओह, तो मन्नू का ऑफिस यहीं कनॉट प्लेस में है। उसने फिर से कुर्सी पर अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें मूंद ली और वो चली गई यादों के झरोके में। बीएससी प्रथम वर्ष में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के लिए मन्नू और उसका एक ही ग्रुप था। उनके ग्रुप में 4 लोग और भी थे। मन्नू प्रैक्टिकल कम शरारतें ज़्यादा करता था। वो ग्रुप में अपनी शरारतों से सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता था। धीरे धीरे मन्नू रूही के साथ खुलकर बातें करने लग गया था। एक दिन रूही कॉलेज में मैरून रंग का सूट पहनकर आई थी। फिजिक्स के लेक्चर के बाद वह क्लासरूम से बाहर जा रही थी कि तभी मन्नू सरपट से उसके पीछे आया और उसके कानों में धीरे से बोला, हाय। रूही चौंकते हुए पीछे मुड़ी। मन्नू को देखकर वह धीरे से बोली, हाय। फिर मन्नू ने उससे धीरे से कहा, कयामत ढा रही हूँ आज। और रूही ने अपने कंधे उचकाते हुए बेपरवाही से अपने होंठ घुमाए। मन्नू ने उससे फिर कहा, यार तुमसे प्यार होने लग गया है मुझे। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। तब रूही ने नकली गुस्सा दिखाते हुए मन्नू की तरफ अपनी आंखें तरेरी और मन्नू खिलखिलाते हुए बोला, जस्ट जोकिंग यार। मन्नू का स्वभाव ही ऐसा था कि रूही उसकी बात का बुरा नहीं मानती थी। मन्नू बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। भले ही वह चुलबुला व शरारती था, लेकिन उसकी बनाई पेंटिंग लाजवाब होती थी। एक दिन फिजिक्स का लेक्चर चल रहा था। मन्नू रूही के बराबर वाली सीट पर बैठा था। वो कॉपी के एक कोरे पन्ने पर एक चित्र उकेर रहा था। रूही ने एक नज़र उसकी तरफ देखा तो मन्नू चित्र बनाने में मशगूल था। लेक्चर खत्म होने के बाद रूही मन्नू के पास आई और उसके कान पकड़ते हुए बोली, ओए मन्नू, इस बार बीएससी फाइनल है, क्लास में जरा सीरियस रहा कर। फिर उसकी नज़र मन्नू पर बनाए चित्र पर गई और उसने मन्नू से पूछा, ये कैसा चित्र है? मन्नू ने एक नज़र चित्र को देखा। फिर चित्र के अलग अलग हिस्सों पर हाथ रखते हुए वो बोला, ये ऊपर देख रही हो, एक लड़का और एक लड़की की रूह एक दूसरे के प्रेम में डूबी है। और नीचे ये देखो, वे दोनों संसार रूपी नदी के अलग अलग किनारों की तरफ बैठे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि वे अलौकिक प्रेम में बंधे हैं। रूही चित्र को बड़े ध्यान से देख रही थी, पर मन्नू की बातें और चित्र उसकी समझ में नहीं आ रहे थे। उसने हंसते हुए मन्नू से पूछा, अच्छा ये बताओ, किस ग्रह के प्राणी हैं ये लोग? और मन्नू ने खिलखिलाते हुए कहा, ग्रह? अरे ये तो इसी कॉलेज में पढ़ते हैं। तब रूही उसे एकटक देख रही थी। मन्नू ने मुस्कुराते हुए रूही से कहा, पूछेगी नहीं कि कौन है ये? और रूही के मुंह से निकला, कौन है? तब मन्नू ने तपाक से कहा, अरे मैं और तुम। इतना कहकर मन्नू जोर से हंसा। तभी रूही ने नकली गुस्सा दिखाते हुए मन्नू की तरफ अपनी आंखें तरेरी। तब मन्नू ने अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाया और वो ठहाका लगाते हुए बोला, जस्ट जोकिंग यार। रूही और मन्नू की बीएससी फाइनल की परीक्षाएं हो चुकी थी। जून के महीने में उनके शहर में 1 हफ्ते तक चलने वाला ग्रीष्मोत्सव शुरू हो चुका था, जिसमें प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ खेल व कला प्रतियोगिताओं का आयोजन होता था। ग्रीष्मोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम शहर के ऑडिटोरियम में रोज शाम को 7 बजे से शुरू हो जाते थे। इसी दौरान एक दिन रूही और उसकी दोस्त अनामिका सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने शाम के 6 बजे ऑडिटोरियम में पहुंचे।
कार्यक्रम शुरू होने में 1 घंटा बाकी था। तब तक वे दोनों ऑडिटोरियम की गैलरी में टहलने लगे। टहलते टहलते उनकी नज़र गैलरी के एक तरफ लगे बैनर पर पड़ी। बैनर पर लिखा था कला प्रदर्शनी। वे दोनों उस तरफ गए। वहाँ लोग शहर के चित्रकारों की बनाई पेंटिंग की प्रदर्शनी देख रहे थे। रूही और अनामिका भी वहाँ पहुंचकर पेंटिंग देखने लग गए। और एक पेंटिंग को देखकर अनामिका ने जोर से कहा, रूही देखो, इस पेंटिंग में तुम हो। और रूही ने भी आश्चर्य से उस पेंटिंग को देखा। सचमुच पेंटिंग में वही थी। फिर अनामिका ने चीखते हुए रूही से कहा, देखो, इसमें जो लड़का है उसका चित्र हूबहू मन्नू जैसा है। सचमुच गजब की पेंटिंग बनाई थी मन्नू ने। पेंटिंग में प्रकृति के मनोरम दृश्यों के बीच एक उफनती नदी थी। नदी के एक किनारे रूही थी, जिसके चेहरे पर व्याकुलता झलक रही थी। तो मन्नू उफनती नदी के बीचों बीच तैर रहा था। चित्र में मन्नू के चेहरे की भावभंगिमा में उफनती नदी को पार कर जाने की दृढ़ता झलक रही थी। रूही ने एक बार फिर गौर से उस पेंटिंग को देखा। उसके चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे। उसे मन्नू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि उसके मम्मी पापा या परिचित इस पेंटिंग को देखेंगे तो उसके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। वो सोच ही रही थी कि मन्नू अभी यहाँ होता तो वह उसे नोच देती। तभी उसने देखा कि मन्नू अपने दोस्त विशिष्ट के साथ मुस्कुराते हुए उनकी तरफ आ रहा है। मन्नू ने दूर से ही खिलखिलाते हुए उससे कहा, हाय। रूही ने गुस्से में मन्नू की तरफ से अपनी नजरें फेर दी, पर मन्नू तो मन्नू था। वो रूही के करीब जाकर उससे बोला, क्या बात, मेरी शक्ल पसंद नहीं आई क्या? और तभी गैलरी में चपाक की आवाज गूंजी। रूही ने एक जोरदार चांटा मन्नू के चेहरे पर जड़ दिया था। मन्नू रूही की ओर से हुए अचानक हमले से सकपकाया और उसी समय रूही ने मन्नू की बनाई पेंटिंग उठाकर फर्श पर पटक दी। वो पेंटिंग को अपने पैरों से मसलते हुए बोली, इडियट। मन्नू अवाक होकर उसे देखता रहा। उस समय मन्नू रूही को बताना चाह रहा था कि इस पेंटिंग के बारे में जैसा वो सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, पर रूही मन्नू को गुस्सैल नजरों से देखते हुए वहां से दंदनाते हुए अपने घर चली गई। बीएससी फाइनल का रिजल्ट आने के बाद रूही एमबीए करने बंगलौर चली गई। न जाने क्यों उसे मन्नू से इतनी ज़्यादा नफरत हो गई थी कि वो उसे भूल ही चुकी थी। लेकिन आज जब मन्नू जैसी शक्ल का शख्स उसे दिखा तो उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। इतने वर्षों बाद उसे लग रहा था कि उसने उस दिन ऑडिटोरियम में मन्नू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। रूही को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ने लग गई थी। उसके कैबिन में एसी चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर पसीना छलछला रहा था। उसने अपनी पलकें खोली। वह बेचैन और हड़बड़ी में अपनी कुर्सी से उठी। तभी उसके मोबाइल पर एक एसएमएस आया। उसने मैसेज खोलकर देखा तो उसके ऑफिस के बॉस का मैसेज था। उसे 10 मिनट बाद ऑफिस के मीटिंग हॉल में मीटिंग के लिए बुलाया गया था। और लगभग 5 मिनट बाद रूही अपने कैबिन से बाहर निकली और सीधे मीटिंग हॉल की तरफ चली गई। मीटिंग शाम के 6 बजे तक चली और रूही रात के 8 बजे अपने घर पहुंची। वह तन और मन से बहुत थक चुकी थी। फ्रूट जूस व सैंडविच खाकर वह सो गई। अगले दिन वह सुबह 9 बजे आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से कनॉट प्लेस जाने वाली मेट्रो में सवार हो चुकी थी। रोज की तरह मेट्रो सवारियों से खचाखच भरी थी। उसकी नज़रें मन्नू की शक्ल वाले शख्स को ढूंढ रही थी। उसने मेट्रो के अंदर आगे से पीछे तक चहलकदमी की, लेकिन उसे मन्नू की शक्ल वाला शख्स कहीं नहीं दिखा। वो थक हार कर एक जगह पर खड़ी हो गई। कनॉट प्लस मेट्रो स्टेशन में मेट्रो से उतरकर वह सीधे अपनी ऑफिस गई। ऑफिस पहुंचकर उसने दिन के 2 बजे तक ऑफिस के काम निपटाए। फिर उसने ऑफिस से आधा दिन की छुट्टी ली और वो मन्नू के बारे में जानने के लिए 2 बंसल प्लाजा की तरफ रवाना हो गई। ऑफिस से निकलने के 5 मिनट बाद वह 2 बंसल प्लाजा के मेन गेट पर खड़ी थी। उसने बिल्डिंग की तरफ नजर दौड़ाई। उसे बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर डे आफ्टर पत्रिका का बोर्ड नजर आया। उसने गेट पर तैनात संतरी को बताया कि उसे डे आफ्टर पत्रिका के ऑफिस में किसी को मिलने जाना है। संतरी ने जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर उसके लिए गेट खोल दिया। रूही तेज तेज कदमों से बिल्डिंग की दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही थी। कुछ ही देर में वह हाँफते हुए बिल्डिंग की दूसरी मंजिल तक पहुंची। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसके बाईं तरफ डे आफ्टर पत्रिका का बोर्ड लगा था। उसने आओ न देखा ताओ और वह दौड़कर उस तरफ गई। वहां पहुंचकर उसने एक झटके में ऑफिस
का शीशे का दरवाज़ा खींचा और ऑफिस के अंदर चली गई। वह बुरी तरह से हाँफ रही थी। ऑफिस के रिसेप्शन काउंटर में एक लड़की बैठी थी। रूही उस लड़की के पास जाकर उससे बोली, मुझे मन्नू से मिलना है। वो अब भी हाँफ रही थी। उस लड़की ने रूही को सोफे पर बैठकर थोड़ी देर के लिए आराम करने को कहा और रूही लड़खड़ाते हुए धड़ाम से सोफे पर बैठ गई। फिर उसने उस लड़की की तरफ देखा। तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए रूही से कहा, मैम आज मन्नू सर छुट्टी पर हैं। उस लड़के की बात सुनकर रूही की हालत आसमान से गिरा खजूर पर लटके जैसी हो गई थी। रूही ने मन्नू के बारे में अपने भ्रम को दूर करने के लिए उस लड़की से पूछा, ये वही मन्नू है ना, महेंद्र राजन बलदेव अधिकारी? और उस लड़की ने चहकते हुए जवाब दिया, हाँ 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 वही। फिर उस लड़की ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रूही से कहा, मन्नू सर तो हमेशा चुपचाप ही रहते हैं, मैंने उन्हें कभी भी बोलते हुए नहीं सुना है। और तभी रूही के मुंह से निकला, ओह। उस समय रूही को इस बात से राहत मिली थी कि उसके मन में मन्नू को लेकर जो भ्रम था वो दूर हो गया था। रूही वहीं सोफे पर बैठी थी। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली। जैसे ही उसने पानी का एक घूंट पिया था वैसे ही उसके कानों में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने आसपास नज़र दौड़ाई तो उसने देखा कि ऑफिस के एक कमरे से एक युवक बाहर निकल रहा है। जैसे ही वह युवक कमरे से बाहर निकला तो युवक की नज़र सोफे पर बैठी रूही पर पड़ी। वह युवक रूही को आश्चर्य से देख रहा था और तभी रूही के मुंह से निकला, विशिष्ट। वो युवक विशिष्ट था, मन्नू का दोस्त और रूही का बीएससी का क्लासमेट। विशिष्ट भी रूही को देखकर आश्चर्यचकित था और उसने रूही से कहा, रूही तुम यहाँ? फिर विशिष्ट ने रूही से कहा, मैं और मन्नू इसी ऑफिस में काम करते हैं। और रूही ने विशिष्ट से पूछा, मन्नू आज नहीं आया? जवाब में विशिष्ट ने रूही से कहा, वो आज नहीं आया, आज मेरा जन्मदिन है ना, इसलिए वो आज खास तैयारी कर रहा है। तब रूही के होंठों पर फिर की मुस्कान तैर रही थी और उसने विशिष्ट को कहा, हैप्पी बर्थडे। विशिष्ट ने जवाब में रूही से कहा, थैंक्स। फिर विशिष्ट ने रूही से कहा, मैं और मन्नू एक ही फ्लैट पर रहते हैं, मैं हाफ डे लेकर अपने फ्लैट में जा रहा हूँ। तभी रूही के मुंह से निकला, ओह। फिर उसने विशिष्ट से पूछा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? जवाब में विशिष्ट ने कहा, क्यों नहीं, मैंने कैब बुक की है, कैब पहुँचती ही होगी। विशिष्ट की बात सुनकर रूही ने उससे कहा, थैंक यू। कुछ ही देर में रूही और विशिष्ट बंसल प्लाजा के बाहर मेन गेट के बाहर मेन रोड के फुटपाथ पर खड़े थे। 5 मिनट के अंदर ही वहाँ पर विशिष्ट की बुक की हुई कैब पहुँच गई। वे दोनों ही ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ गए। टैक्सी में लगभग 10 मिनट की चुप्पी को तोड़ते हुए विशिष्ट ने रूही से कहा, तुमने मन्नू से मिलने में इतनी देर क्यों कर दी रूही? रूही ने जवाब में कुछ नहीं कहा। विशिष्ट ने रूही की तरफ देखा तो रूही के चेहरे का रंग उतर रहा था। फिर उसने रूही से कहा, जानती हो, उस साल ग्रीष्मोत्सव में कला प्रदर्शनी के लिए मन्नू ने विशेष तैयारी की थी। उसने दोस्ती थीम पर पेंटिंग की एक श्रृंखला बनाई थी। प्रत्येक पेंटिंग में दोस्ती को अलग अलग तरीके से दिखाया गया था। विशिष्ट ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि रूही ने विशिष्ट को आश्चर्य से देखा और उसके मुंह से निकला, क्या कह रहे हो? और तब विशिष्ट ने रूही से कहा, हाँ रूही, यही सच है। मन्नू ने मुझे प्रदर्शनी में लगी प्रत्येक पेंटिंग के बारे में बताया था। तुमने तो सिर्फ अपनी और मन्नू की ही पेंटिंग देखी, जबकि उसने वहाँ मेरी, अदिति, नेहा व देशांतर की भी पेंटिंग लगाई थी। रूही अपनी पलकें बंद कर विशिष्ट को सुन रही थी। विशिष्ट ने रूही को यह भी बताया कि मन्नू की जिस पेंटिंग में रूही और मन्नू थे, उस पेंटिंग से मन्नू ये बताना चाह रहा था कि जब एक दोस्त मुसीबत में हो तो दूसरे दोस्त के द्वारा दिया गया हौसला पहले दोस्त को मुसीबत से लड़ने की शक्ति देता है। विशिष्ट की बात सुनकर रूही अपराध बोध में झुलसने लगी। उसकी विशिष्ट से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लगभग 1 घंटे में कैब वसुंधरा गाजियाबाद स्थित मन्नू और विशिष्ट के फ्लैट के बाहर रुकी। वे दोनों ही कार से उतरे। उनका फ्लैट बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर था। वे लिफ्ट से फ्लैट तक पहुंचे। विशिष्ट ने फ्लैट की डोरबेल बजाई। लगभग 2 मिनट बाद मन्नू ने दरवाज़ा खोला। विशिष्ट को देखकर मन्नू मुस्कुराया। रूही विशिष्ट के ठीक पीछे खड़ी थी, इसलिए मन्नू ने उसे नहीं देखा। मन्नू ने विशिष्ट को अंदर आने का इशारा किया और फिर वो तेज तेज कदमों से फ्लैट के अंदर चला गया। विशिष्ट ने रूही की तरफ देखा और वो भी फ्लैट के अंदर चला गया। रूही भी विशिष्ट के पीछे पीछे फ्लैट के अंदर चली गई।
विशिष्ट ने रूही को फ्लैट की लॉबी में बिछे सोफे में बैठने का इशारा किया और वो रूही के लिए पानी लेने किचन में चला गया। रूही सोफे पर बैठ गई। रूही की नजरें मन्नू को ढूंढ रही थी। तभी उसने देखा कि लॉबी के ठीक सामने का कमरा आधा खुला है और उसमें लाइट जली है। रूही धीरे से उठी और कमरे के दरवाजे तक पहुंची। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला तो वहां मन्नू था। मन्नू एक कुर्सी में बैठा था और उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। तभी विशिष्ट पानी से भरा गिलास लेकर आया। गिलास रूही को थमाते हुए वो बोला, मेरे लिए ग्रीटिंग कार्ड बना रहा होगा मन्नू। मन्नू विशिष्ट के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाने में मग्न था। विशिष्ट ने रूही को एक दूसरा कमरा दिखाया जिसे मन्नू ने विशिष्ट का जन्मदिन मनाने के लिए रंग बिरंगे फूलों गुब्बारों से सजाया था। उसके बाद रूही लॉबी में सोफे में बैठ गई। विशिष्ट ने रूही को चाय नाश्ता करवाया। तब तक रूही को वहां पहुंचे 1 घंटा हो गया था। उस दौरान मन्नू एक बार भी उस कमरे से बाहर नहीं आया। विशिष्ट ने मन्नू के कमरे का दरवाजा हल्के से खोला और वो रूही से बोला, मन्नू से मिल लो। रूही की मन्नू से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन वो मन्नू से माफ़ी मांगकर अपने मन का बोझ हल्का करना चाह रही थी। वह सोफे से उठी और मन्नू के दरवाजे की तरफ पहुंची। विशिष्ट ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया और वो दोनों कमरे के अंदर चले गए। मन्नू ग्रीटिंग कार्ड बनाने में इतना मशगूल था कि उसे विशिष्ट और रूही की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ। विशिष्ट ने मन्नू से कहा, मन्नू। ग्रीटिंग कार्ड बनाने में मशगूल मन्नू ने कहा, आ। विशिष्ट ने फिर कहा, मन्नू देख तो तुझसे मिलने कौन आया है। अब की बार मन्नू ने बैठे बैठे ही अपने शरीर को पीछे की तरफ मोड़ा। उसे रूही नजर आई। वो रूही को पहली नज़र में ही पहचान गया था। वो हड़बड़ाते हुए कुर्सी से उतरकर उनके सामने खड़ा हो गया और चुपचाप रूही को देखता रहा। रूही उसे देखकर रुआंसी हो गई। उसने मन्नू का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, सॉरी मन्नू। मन्नू अब भी चुपचाप उसे देख रहा था। रूही की आंखें आंसुओं से गीली हो गई थी। उसने अपने दोनों हाथों से मन्नू को झंझोड़ते हुए कहा, तू चुप क्यों है मन्नू, कुछ तो बोल, पहले की तरह चिढ़ाना मुझे। रूही ने इतना कहा और मन्नू की आंखों से आंसुओं की धार टपकने लगी। तभी विशिष्ट ने रूही को बताया कि उस दिन जब रूही मन्नू की पेंटिंग को अपने पैरों से मसलकर ऑडिटोरियम से बाहर जा रही थी तो 5 मिनट बाद मन्नू भी रूही के पीछे पीछे गया, लेकिन ऑडिटोरियम की सीढ़ियों पर मन्नू फिसल गया। उसे बहुत चोट लगी और उस हादसे में मन्नू की आवाज़ चली गई। बहुत इलाज के बाद मन्नू रुक रुक कर बोलता है। अब रूही को वहाँ रुकना मुश्किल हो रहा था। एक एक पल जैसे उसके हृदय पर हथौड़े से चोटें मार रहे थे। आखिर रूही ने भर्राई आवाज में मन्नू से कहा, मैं जा रही हूँ मन्नू, अपना ख्याल रखना। मन्नू अब भी चुपचाप था। वो रूही से कुछ कहना चाह रहा था लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। रूही ने अपना बैग उठाया और वह वहाँ से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसके कानों तक एक धीमी आवाज़ पहुंची, रुक जाओ ना रूही। वो पीछे मुड़ी। उसने देखा मन्नू के होंठ फड़फड़ा रहे थे। यह आवाज़ मन्नू की थी। विशिष्ट भी चौंका। आज मन्नू ने इतने वर्षों के बाद पूरा वाक्य एक साथ बोल दिया था। अब की बार रूही की आंखें खुशी के आंसुओं से छलछलाई थी। उस दिन रूही विशिष्ट की जन्मदिन की पार्टी में रात के 9 बजे तक रही। उस दिन के बाद रूही, मन्नू और विशिष्ट अक्सर शनिवार की रात को साथ साथ डिनर करते। मन्नू अब स्पष्ट बोलने लग गया था, पर वो हर समय शांत ही रहता। उसका चुलबुलापन समय की वादियों में न जाने कहाँ खो गया था और रूही को यही बहुत अखरता था। धन्यवाद दोस्तों, कहानी सुनने के लिए।